Hey guys, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे PUC वेक्टर के बारे में. तो जल्दी से इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, इसकी फीचर्स क्या क्या हैं या फिर इसकी डेफिनेशन क्या क्या है. सो जस्ट लाइक PBr322 प्लाज्मिड, इट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियली या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है ये एक. ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट के वीडियो में PBr322 पढ़ाया था. PBr322 एक प्लाज्मिड है या फिर जिसे आप बोल सकते हो कि हम इसे वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, है ना. वेक्टर क्या होता है? आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड में डाला आपने, तो जब ये पूरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से ये जो प्लाज्मिड है ये एक वेक्टर की तरह काम करेगा इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए. वेक्टर क्या करते हैं? एक तरीके के व्हीकल मान लो, यहाँ से वो चीज़ें हमारी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं. तो किसी भी सेल में पहुँचाने के लिए आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये प्लाज्मिड्स काम करते हैं, तो इसीलिए हम इनको वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो PBr322 एक प्लाज्मिड था जिसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी. उसका जो स्ट्रक्चर था मैंने आपको समझाया था. ठीक है, तो वो लास्ट की वीडियो में था. अगर आपने नहीं देखा, वो चीज़ें आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये PUC वेक्टर भी बिल्कुल सेम ही है. बस इसमें क्या आ गया है, एक लैग Z नाम का या फिर लैग Z बोलते हैं बहुत से जो लोग होते हैं. ये एक यहाँ पे इसकी एक जीन का एक यहाँ पे या फिर साइट बोल सकते हो, लैग Z साइट बोल सकते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा लैग Z सीक्वेंस प्रेजेंट होता है या जीन प्रेजेंट होता है लैग Z नाम का. ठीक है, अब हुआ क्या, द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PUC वेक्टर में दोनों आ जाते हैं. 18, 19 दोनों सेम ही हैं, बहुत हद तक सेम है. बस एक ही इनके अंदर क्या होता है, एक ही चीज़ है जो इनके अंदर दोनों के अंदर अलग है. वो क्या है? अगर PUC 18 के पास, ठीक है, देखो PUC वेक्टर का ना बहुत छोटा सा सीक्वेंस होता है. जैसे मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करूँ और बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है, एक ORI होता है, सबके पास होता है. एक ही इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की साइट है. लाइक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एम्पिसिलिन नाम के, एम्पिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है. क्या करता है? किल करता है. तो बैक्टीरिया क्या करता है, उससे बचने के लिए अपने जो पूरी बॉडी है, ऑब्वियसली हम भी बचने के लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ना. जैसे कोई एंटीजन, या फिर आपने पढ़ा होगा हमारे एंटीजन एंटीबॉडी, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ह्यूमन बॉडी भी करता है. सिमिलरली ये बैक्टीरिया भी क्या करता है, एम्पिसिलिन से बचने के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास होती है या एक साइट होती है. ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट होती है. सिमिलरली PUC वेक्टर के पास भी एम्पिसिलिन से बचने के लिए सिर्फ इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है. PBr322 में 2 रेजिस्टेंट साइट्स थी, वो आप कमेंट में लिखिए कौन कौन सी साइट्स थी अगर आपने वीडियो देखी है तो. देखिए PUC वेक्टर में सिर्फ एम्पिसिलिन है, ORI है, और एक चीज़ है, वो क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. लाइक मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक ऐसी साइट प्रेजेंट है जिसको EcoR1, जो कि हमारा एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एंजाइम्स है ना ये सब, HindIII बोलो या ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं हमारे पास. तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. लाइक जो BAMH1 होगा उसको ACD चाहिए होगा, HindIII को FBR चाहिए होगा. मैं बस वैसे बता रही हूँ, बट ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस. EcoR1 को मान लो ROS चाहिए होगा. तो सिमिलरली ये जो PUC वेक्टर है इसके पास ROC है, ROS नाम का भी एक सीक्वेंस है, ताकि EcoR1 उसे देख सके और इसे कट कर सके. तो ये क्या हो गई, क्लोनिंग साइट्स हैं. क्लोनिंग साइट्स क्यों बोल रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को EcoR1 से काट सकती हूँ, क्योंकि EcoR1 से जब ये कटेगा तो EcoR1 से ही मैं यहाँ पे भी काटूंगी और फिर मैं अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगी. तो इसके पास बहुत सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है. मैं चाहे HindIII से काटूँ क्योंकि इसके पास HindIII वाले भी सीक्वेंसेस हैं, इसके पास BAMH1 वाले भी सीक्वेंसेस हैं, इसके पास PST1 वाले भी सीक्वेंसेस हैं. तो चाहे आपकी मर्ज़ी है, किसी भी एंजाइम को उठाओ और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी काट लो और फिर इस प्लाज्मिड को भी काट लो और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उस जगह पे ऐड कर दो. इसका ये मतलब है कि एक अगर
हमारे प्लाज्मिड में बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट कह रही हूँ, सॉरी, बहुत सारे आपको क्या मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मिल जाती हैं, तो हमें बहुत ईजी हो जाता है कि हमें किसी एंजाइम पर्टिकुलर चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि भाई इसमें बहुत सारे आपके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, आपने किसी भी एंजाइम से अपने वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया और वहाँ पे फिर अपने इसको भी कट किया और वहीं पे ही ऐड कर दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इतना कट किया आपने और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि वही होता है कि सीक्वेंसेस तो ऑब्वियस सी बात है ना, सीक्वेंसेस तो हमारे वही सेम से कटेगा, वो इको R1 वहाँ पे भी सेम ही काटेगा, यहाँ पे भी सेम कट करेगा, ठीक है। तो इसके पास एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है, देखो कितनी बड़ी मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। HIND3 के लिए है, SPH1 के लिए, PST1 के लिए, SAL1 के लिए, XBAL बोल सकते हो, BAM-H1, SMA-H1, KPN1, SAC1, इको R1, ठीक है। तो देखो डिफरेंस मैं बता रही थी कि दोनों में क्या है, बस अगर मैं यहाँ पे PUC19 करती, क्या करती मैं यहाँ पे PUC19 करती, तो मेरा इको R1 इस साइड से स्टार्ट होता और HIND3 तक पहुँचता ऐसे, लाइक इको R1 यहाँ पे आ जाता ऊपर की साइड, SAC1 सेकेंड नंबर पे, KPN यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बस ओरिएंटेशन क्या हो जाती, जैसे यहाँ से HIND3 से इतना जा रहा है तो 19 में इको R1 से आप पढ़ते, मतलब इको R1 आपका ऊपर होता और फिर उल्टा पढ़ते जाइए, बिल्कुल वैसे ही चलता, ओरिएंटेशन ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन आपके एंजाइम सेम रहेंगे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पे। तो ये डिफरेंस होता है PUC18 और PUC19 में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि PUC18 में सबसे ऊपर क्या होती है, हमारी HIND3 होती है, तो PUC19 में सबसे लास्ट में क्या होगी, ऑब्वियसली बात है HIND3 होगी, है ना, उल्टा हो जाएगा ना, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी ना, HIND3 ऊपर है तो 19 में HIND3 नीचे पहुंच जाएगा, इको R1 ऊपर है तो इको R1 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या देखते हैं यहाँ पे हम, और कुछ है यहाँ पे, इट इंक्लूड्स जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जिसको यहाँ पे मैंने बोला क्या होता है इसके पास, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट एक जीन प्रेजेंट होता है या फिर एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। मैंने लिख दिया भाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो गई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया, ओराई हो गया। अब एक और चीज़ है कि PUC वेक्टर्स में एक रिपोर्टर जीन प्रेजेंट होता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको हम बोलते हैं लैग-Z। अभी सब छोड़ दो, क्या रिपोर्टर जीन, क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सब छोड़ो, बस हमें ये पता है कि लैग-Z नाम का एक रिपोर्टर जीन प्रेजेंट है जो कि हमेशा मल्टीपल क्लोनिंग साइट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये रहा हमारा लैग-Z, मल्टीपल क्लोनिंग साइट अगर इतने हिस्से में है तो इसी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा लैग-Z नाम का एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या इसने कि बस ये एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज जाके आगे एक एंजाइम बनाता है, ठीक है, उसे अभी छोड़ देते हैं। कब बनाएगा, ऑब्वियसली बात है जब सेल में पहुंच जाएगा, जब ये रेप्लिकेशन करेंगे, तो पता है ना आपको भी, हर साइट रेप्लिकेट होकर अपना अपना एक mRNA फिर वो प्रोटीन बनाते हैं, तो अब भी नहीं बनाएगा, जब ये सेल में पहुंच जाएगा तब बनाएगा। तो हमें यहाँ तक समझ आ गया, रिपोर्टर जीन है, बस इतना सा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखो अब क्या बोल रहा है ये कि ये जो लैग-Z है ना, इट कंटेन्स अ पॉलीलिंकर, वही बोल रहा है MCS, मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं जिसके पास बहुत सारे यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो हमेशा याद रखना यूनिक क्यों बोला इसने, एक वेक्टर या फिर एक प्लाज्मिड में किसी एक एंजाइम की एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन अलग अलग एंजाइम्स के अलग अलग हमारे यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक फीचर होता है एक अच्छे वेक्टर का, एक अच्छे प्लाज्मिड का। खत्म। तो देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि PUC बिल्कुल आइडेंटिकल है PUC18 के, एक्सेप्ट देयर इज अ रीजन एंड दैट दे कंटेन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स MCS अरेंज्ड इन ऑपोजिट ओरिएंटेशन। तो मैंने इमेज भी बनाई है आपके लिए, तो देखिए PUC19 में इको R1 ऊपर है, इको R1 सबसे लास्ट में, SAC1 सेकेंड लास्ट, फिर ये थर्ड लास्ट, ये थर्ड नंबर पे है,
ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। ये देखो 4th नंबर पे, ये लास्ट का 5th है, ये यहाँ पे 1st से 5th है, फिर ये यहाँ पे 6th नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देख लीजिए हिंद 3 बिल्कुल लास्ट में, ये हिंद 3 फर्स्ट। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया है तो बस यही एक डिफरेंस होता है PUC 19 और PUC 18 में, और कुछ डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बाकी देखिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे लैग जी सेम है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे लैग जी सेम है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वही है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वही है, ओराई वही है, ओराई वही है, ठीक है। अब ना मैंने यहाँ पे PUC 18 वेक्टर लिया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने 19 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो बस मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिया है कि PUC वेक्टर्स करते क्या है, इसलिए मैंने 18 लिख दिया। आप चाहे 19 समझ लो, ठीक है। तो देखो क्यों लेते हैं हम PUC 18 वेक्टर्स, व्हेन यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। देखो प्रॉब्लम क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे, जैसे 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, तो 2 तरीके के प्लाज्मिड हमारे पास क्या ही होते हैं। एक तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसे आपको नहीं चाहिए जब आप किसी भी प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते हैं मैंने पर्पल ले लिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में कॉलोनीज बनाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे उसमें होता क्या है कि या तो आपके पास 2 चांसेस होते हैं, या तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी सेल में चला गया, फिर जब आपने उसकी बहुत सारी क्लोनिंग कर दी, लाइक एक के बहुत सारे बना दिए, तो देखो होता क्या है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है और कुछ सेल्स होते हैं नहीं आता, तो उसे आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हो। अगर मैं PBr 322 की बात करूँ तो मेरे पास 2 रेजिस्टेंट जीन्स थे, तो अगर मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन लेती, मान लो कि अगर मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले लेती और मैंने टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाया होता, मान लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, बट स्टिल मैं यहाँ पे बताती हूँ। लाइक PBr 32 में क्या होता है, एक होता है हमारे पास एम्पिसिलिन का जीन, एक होता है हमारे पास यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का। तो मैं अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैं जान के यहाँ टेट्रासाइक्लिन वाले पे डालती हूँ या फिर इंसर्ट करती हूँ, ताकि टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट जो है वो ख़त्म हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके। अब ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, ये सेल मेरा पूरा रिकॉम्बिनेंट बन गया। चलो अब मैं इसकी कॉलोनीज़ बनाऊंगी तो क्या होगा, मेरे पास जितने भी मेरे पास जो कॉम्बिनेंट वाले आएंगे, मान लो ये मेरे रिकॉम्बिनेंट वाले हैं और ये मेरे नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, मान लो जिनके पास ये जीन गया ही नहीं है ना, तो हुआ क्या, जिनके पास जो कि मेरे रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, मतलब जिनमें ये पर्पल आया है, वो है मेरे रिकॉम्बिनेंट वाले। ये दोनों टेट्रासाइक्लिन अगर मैं इन पे डालूंगी तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल डाई, क्योंकि इनका जीन मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिससे ये बच रहे थे, जो कि रेजिस्टेंट थे ये, वो तो मैंने खुद ही डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो इसका मतलब मैं इनको निकाल लूँगी, है ना, ठीक है। तो दे विल डाई, तो इस तरीके से मुझे पता लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले से इसकी एक कॉपी बना लूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं एम्पिसिलिन डालूँगी या टेट्रासाइक्लिन डालूँगी तो कौन मतलब किसकी वहाँ पे जो होंगे, वो जो सेल्स होंगे वो कौन मरेंगे और कौन बचेंगी, तो उनसे मैं पता लगा सकती थी। बट यहाँ पे तो सिर्फ मेरे पास एम्पिसिलिन ही है, तो अब क्या करूँ मैं। पर एक चीज़ है कि PUC वेक्टर में आपके पास लैग Z है या फिर लैग Z नाम का है, ठीक है। तो PUC वेक्टर में मैं क्या करूँगी, मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो आपके पास ना जब नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट वाले हों तो आप कलर के बेसिस पे उन दोनों को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये वाला रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो बहुत इजी हो जाता है, आपको इतना सारा कुछ करना नहीं पड़ता। तो सिर्फ आप PUC 18 ले लो, PUC 19 ले लो, कुछ भी ले लो, आप ना बस कलर के बेसिस पे जल्दी से काम ख़त्म कर देते हो अपना, ठीक है। तो देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट को होता क्या है, द कॉलोनी हैज़ बोथ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो कॉलोनी होती है अगर मैं बनाऊँ, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया, फिर उनका कल्चर बना लिया, बहुत सारी कॉलोनीज़ आ गई है मेरे पास, तो कुछ में रिकॉम्बिनेंट हैं, कुछ में नहीं है, लाइगेटेड वन मतलब वो खुद ही बंद हो गए हैं। देखिए
लाइगेटेड वन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना, कभी कभी जीन ऑफ इंटरेस्ट आ ही रहा होता है कि ये दोनों बंद ही हो जाते हैं, तो इसको बोल रहे हैं लाइगेटेड वन, ठीक है। कभी कभी लाइगेटेड वन, जिसको आप नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बोल सकते हो, तो इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो आया ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दिया। तो रिकॉम्बिनेंट और लाइगेटेड वन को आपको पता चलना लगाना है कि कैसे। तो ये जो लैग जी था, जिसको मैंने रिपोर्टर बोला था, रिपोर्टर जीन की तरह बोला था, इस रिपोर्टर जीन को मैंने क्या बोला, लैग जी नाम दिया। और ये लैग जी जो है वो बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी रिपोर्टर जीन को हम सिलेक्टेबल मार्कर्स भी बोलते हैं। और सिलेक्टेबल मार्कर्स आर ऑलवेज और मोस्टली, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, कब, हमेशा इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्टर जीन की तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द लैग जीन इज अ रिपोर्टर जीन इन PUC 18 एंड 19 दोनों में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, लैग जी प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच विल क्लीव द एक्स गैल इनटू अ ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब भाई ब्लू कलर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, ब्लू कलर प्रोडक्ट बनाएगा, बट पता कैसे चलेगा दोनों में, कैसे डिफरेंसेस कैसे करेगा ये, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो, हम लेंगे लैग जी इज़ एक्टिव। तो मान लो यहाँ पे ना दो टाइप के होते हैं। एक तो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इतने हिस्से में डाल दिया, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, रुको इसको आगे चलते एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो देखो रिकॉम्बिनेंट कब बनेगा, तो रिकॉम्बिनेंट कब बनेगा, वी नीड टू इंसर्ट अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट एट लैग जी साइट, ठीक है। तो जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इस जगह पे डालेंगे तो क्या होगा, इस जगह पे डालेंगे तो लैग जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जब हमने लैग जी साइट पे अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इंसर्ट किया, इंसर्टेड, तो ये क्या हो गई, लैग जी साइट पे लैग जी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। अब लैग जी ही नहीं बचा, लेकिन ये लैग जी का एक काम था कि ये क्या काम करता था, एक प्रोडक्ट बनाता था। एक प्रोडक्ट क्या बनाता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था, ठीक है। तो अगर मैं किसी कल्चर में, हमने क्या कर रखा है, कल्चर में इसको ग्रो कर रखा है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले कौन से हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले नहीं वाले कौन से हैं, तो हम ना एक कल्चर बनाते थे। उस कल्चर में हम क्या डाल देते हैं, एक एक्स गैल नाम का एक प्रोडक्ट सा डाल देते हैं, मान लो बस एक एक्स गैल डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो लैग जी था जब होता था, मतलब कि मान लो कि ये डिस्ट्रॉय नहीं है, तो जब ये डिस्ट्रॉयड नहीं होता था तो क्या बनाता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल को क्या कर देती थी, क्लीव करती थी ना जब, तो एक प्रोडक्ट बनता था। उसका नाम मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लो एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम जो कि जिसका कलर था ब्लू कलर, ठीक है, जिसका कलर क्या था, ब्लू कलर का एक प्रोडक्ट बनाता था, ब्लू कलर का। अब ये तो था जब लैग जी होता तब, है ना, जब वो एक्टिव होता तब। तो ये है एक्टिव के लिए, और यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव के लिए, कि ये वाला जो केस जो हम पढ़ रहे हैं कि लैग जी डिस्ट्रॉयड, ना ही आपका कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना और ना ही आपका एक्स गैल जो उस मीडियम में था, जो यहाँ जितने हिस्से में था, मान लो अगर इतने हिस्से में हमारा एक्स गैल प्रेजेंट होता और हमारा लैग जी एक्टिव होता, तो ये इतने हिस्से को ना ब्लू ब्लू बना देता, इतने हिस्से को क्या बना देता, ब्लू बना देता, है ना। बट अब क्या हुआ, एक्स गैल तो क्लीव ही नहीं हुआ, ना ही एक्स गैल बना, मतलब एक्स गैल को क्लीव नहीं किया तो कोई ब्लू कलर नहीं आया, नो ब्लू कलर। इट मीन्स हमारी जो कॉलोनी थी वो वाइट ही रह गई, ठीक है, वो क्या हो गई, वाइट रह गई, ठीक है। तो देखो अब इस इमेज के थ्रू देखो, अगर मेरे पास, मैंने डाला इस प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इसको मैंने क्या किया, क्लोन्स बना लिए बहुत सारे मैंने, ठीक है, मतलब मैंने इसके बहुत सारे क्लोन्स बना लिए, कुछ थे और कुछ नहीं थे जिनके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट नहीं आया। जिनमें थे वो पक्का लैग जी वाली साइट पे ही तो मैंने ऐड किया था अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये लैग जी साइट थी जहाँ पे मैंने अपना
जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया था। अब ये यहाँ पे इनएक्टिव हो चुकी है। इनएक्टिव होने के बाद क्या करेगा लैग्जी? कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जिनमें ये इनएक्टिव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं। जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया तो इट मीन्स क्या है? वो एक्टिव है। इट मीन्स वो एक्टिव है। एक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, जिसकी वजह से वो मीडियम पे जो एक्सगैल पड़ा है उसको क्लीव करके एक ब्लू कलर का उतना हिस्सा प्रोडक्ट सा बना देगा। वहाँ पे ब्लू कलर सा पिगमेंटेड सा कुछ बना देगा। तो हमें पता लग जाएगा जितने हिस्से में ब्लू कलर आया है, ये रहा, जितने हिस्से में भी हमारा ये ब्लू कलर आया है, ये सारे के सारे हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा लैग्जी एक्टिव रहा और उसने ब्लू कलर बना दिया। और जितने हिस्से में हमारा वाइट कलर का प्रोडक्ट आया है, इट मीन्स वहाँ पे लैग्जी इनएक्टिव था। वहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा हुआ था, जिसकी वजह से लैग्जी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना सका। तो इट कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट बेस्ड ऑन कलर डिफरेंसेज ऑफ कॉलोनीज ऑन ग्रोथ मीडिया। ठीक है, तो बस करना क्या था? एक कल्चर मीडिया पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट PUC 18 या 19 में डाल के कल्चर मीडिया पे एक्सगैल डाल दो और फिर उसके ऊपर अपने कल्चर कर लो अपने बैक्टीरियाज को, जिसमें भी आपने अपना प्लाज्मिड या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है उस सेल को। ठीक है, फिर उसको कल्चर करने के बाद अपने आप ही आपको ब्लू कॉलोनीज दिखेंगी, अपने आप ही आपको वाइट कॉलोनीज दिखेंगी। तो ये था हमारा PUC 18। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।